हाँ, एक मैं क्वेश्चन देना चाहूंगी। हमारे एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी। तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी अपने अकेले दम पर अब मेजोरिटी लाएगी, क्योंकि जिस ढंग से गवर्नेंस लोगों ने देखिए, 1.25 लाख से ज्यादा लोग मर गए अकेले महाराष्ट्र में। देश में जो 4 लाख मरे हैं, तो देश के समझो 10% से भी 8-9% पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, लेकिन 35%, 37% मौत महाराष्ट्र में हुई। नियरली मोर देन 30% जो संक्रमण है वो महाराष्ट्र में। तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, चुनाव में हम इस सरकार को हटाए, जी। क्योंकि लोग अनुभव पर जाते, एक्सपीरियंस पर जाते। अब देखिए, बीच में जब बंगाल का चुनाव हुआ था, उसी वक्त एक बाई इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ, तो वो तो एनसीपी की जगह थी और तीनों पार्टियां उस कैंडिडेट के पीछे खड़ी थी, फिर भी अकेले बीजेपी के कैंडिडेट ने उसको हराया। यानी जी। ट्रेडिशनली जो जगह पवार के एनसीपी पार्टी की थी, वो भी बीजेपी ने अकेले ने जीत ली, जबकि उनके पीछे शिवसेना भी आज खड़ी है, फिर भी हार गए। तो ये तो सिग्नल है आगे क्या होने वाला है। लोग लोग इंतजार करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि इस सरकार पर हमको वर्डिक्ट देना है, तो चांस हमको कब मिलेगा, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। जी। हाँ, वो अब लोग भी समझते हैं, अपने अपने वोट डालने की पावर को अब लोग समझने लगे हैं कि ये एक तरीका है जिस तरीके से वो बदलाव ला सकते हैं। और अब आज वो ज़माना भी गया जब आप न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप के या आप जस्ट 1 महीने पहले इलेक्शंस के कुछ भी बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। सोशल मीडिया का ज़माना है, रोज़ खबरें बाहर आ जाती हैं, कच्चा चिट्ठा सबका खुल जाता है। तो डेफ़िनेटली लोग वेट कर रहे होंगे महाराष्ट्र में कि जल्दी इलेक्शंस हों। नहीं, अभी तो सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ है। बिल्कुल मेन सही कहा स्ट्रीम आपने, मीडिया सोशल नाम की मीडिया कोई चीज मेनस्ट्रीम में बची नहीं है। हमारे यहाँ मराठी एक चैनल बिल्कुल है, सही। वो तो रोज बताता है बुलेटिन खत्म होने। हमारा भी यूट्यूब चैनल भी देखो, अरे जिनका पूरा चैनल ही है, सैटेलाइट चैनल है, वो लोगों जी, को रोज बताते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल देखो। इसका मतलब हम और वो उनकी जी, कंपटीशन चालू है, तो वो कहा कि मेन स्ट्रीम हो, क्योंकि लोगों जी, को हजारों जगह से न्यूज आज मिलती है, क्रॉस चेक करने की सुविधा सोशल मीडिया से उपलब्ध हुई। तो आप जी, कुछ भी झूठ बोलो, उससे कोई मतलब नहीं, लोग उससे लोगों को प्रभावित होते नहीं। लोग अपना एक्सपीरियंस जी। और क्रॉस चेकिंग इसमें अपना मत बनाते। जी। भाऊ, एक जो क्वेश्चन है वो है वेस्ट बंगाल को लेके। सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या अक्रॉस की, वेस्ट बंगाल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो स्पेशली पोस्ट पोल वायलेंस हुआ वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में नहीं, कि उन्होंने मतलब इसके लिए इसको लेके बहुत नाराजगी है लोगों में। नहीं, नहीं, नाराजगी बंगाल के बाहर के लोगों की, ये फर्क है। देखो, बंगाल में तृणमूल यानी ममता की पार्टी को 2 करोड़ 86 लाख वोट मिले, और बीजेपी को 2 करोड़ 20 लाख वोट मिले, यानी 60 लाख का फर्क है। बंगाल में आज जो इतने बड़ी संख्या में लोग अगर बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, तो ममता यानी टीएमसी और बीजेपी, इनका सीधा सामना रास्ते पर होने वाला है, होने वाला है। जितना आप गोधरा से बदला बोलती हो ना, तो बंगाल में भी गोधरा होगा, ये समझ लो आप। गोधरा में बंगाल होगा, और जब ऐसी चीजें होती है तो उस तरफ भी बहुत सारे हिंदू ही है। ममता को अकेले मुस्लिम वोट पर तो ममता इतनी जगह चुनकर नहीं आई है। जब ऐसा कुछ हो जाता है डेवलप, तब पूरा का पूरा पोलराइजेशन होता है, और उस वक्त बहुत सारे लोगों को बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा।
तो अगर इसमें आप कुछ हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी उधर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते, आप अभी प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तो वो तो ममता को चाहिए, उसको विक्टिम मूड चाहिए, आप उसको विक्टिम मूड दोगे। देखो, लड़ाई जब होती है ना, तो हम में से कोई मरना नहीं चाहिए, ऐसी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई का मतलब कुछ लोगों को शहीद होना पड़ता है। आपको मैं लद्दाख का एक एग्जांपल बता दूं। लद्दाख में हमारे जो 22 जवान मरे थे, जो उनका लीडर था कर्नल संतोष बाबू, वो तो शहीद हो गया। अब गवर्नमेंट का चाइना से जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के तहत हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेपन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो वेपन थे, हमारे लोगों के पास थे, उनके पास भी थे, लेकिन हमारे जवानों ने शहादत दी, लेकिन वेपन इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हम गुनहगार मानेंगे? नहीं, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। लेकिन हमारे 22 मरे, तो उनके 42 भी मरे उनके। लेकिन उसमें मिला क्या? हमको ये सोचना पड़ेगा कि संतोष बाबू और 22 जवान शहीद हो गए लद्दाख में, लेकिन चाइना के बारे में, चाइना का लिबरेशन आर्मी के बारे में जो दुनिया भर की परसेप्शन थी, वो टोटली चेंज हो गई। ताइवान से लेकर, फिलीपाइन से लेकर, हर जापान से लेकर सब लोग चाइना को दम देने लगे, धमकियां देने लगे। कैसे इकट्ठा होने का प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन संतोष बाबू की शहादत देनी पड़ी। तो पॉलिटिक्स जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, एक तरीके का जुआ ही होता है। तो बंगाल में जो हुआ है, उसके बाद उधर प्रेसिडेंट रूल लगाओ, अगर प्रेसिडेंट रूल अगर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो आप क्या कर सकते हो? ना किसका काटा जाएगा? मोदी का काटा जाएगा। और किसके लिए? बंगाल के बाहर जो उतावले लोग बैठे हैं, उनके लिए आज कहां से कहां आए हैं वो देखो। यही हालत गुजरात में सालों से थी। हर जफर सारेशवाला ने बताया कि हर साल 365 दिन में से कम 35 से 50 दिन कर्फ्यू होती ही थी, और हर बार मुस्लिम ही एग्रेसिव होते थे। लेकिन जब लास्ट पोजीशन गोधरा की हो गई, उसके बाद दंगे बंद हो गए। तो वो तो फाइनल लड़ाई होने वाली है, और वही होगी ऐसा मत समझो। कश्मीर में भी होने वाली है, कश्मीर में भी होने वाली है। तो कश्मीर में स्लोली जा रहा है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। और बंगाल की बात और अलग इसलिए है कि आप सिटी बजाओगे तो भी बिहार, उड़ीसा से लोग बंगाल में घुस सकते हैं। ये भी ध्यान में रखो। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसे सवाल पूछते हो तो बोलना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा तो बोलते बोलते मैं बोल गया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। जी भाऊ, एक आखिरी क्वेश्चन। खालदून इन पॉलिटिक्स, ये क्या होता है? ये हमारे हाँ, व्यूअर। खालदून, खालदून इन क्या? पॉलिटिक्स। खाल खालदून, खालदून मैं भी नहीं जानती हूँ। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तभी मैंने उठाया। खालदून खालदून, इन पॉलिटिक्स। जी, खालदून इन खाल पॉलिटिक्स। इब्न खालदून नाम का हिस्टोरियन था, जी। 14वीं शताब्दी का है वो। और उसने हिस्ट्री कैसी लिखनी चाहिए उसके बारे में उसने पूरा मोड चेंज कर दिया। तब ऐसा माना जाता था कि जो राजे हैं, बादशाह है, सुल्तान है, उनके जो घराने हैं, उसकी हिस्ट्री माने हिस्ट्री होती। लेकिन इब्न खालदून ये ऐसा हिस्टोरियन था, उसने कहा अगर राजा
सुल्तान बादशाह जनता बनाती है, तो हिस्ट्री भी जनता की होनी चाहिए। जब जनता मन में लाती है तो बड़े बड़े जो डायनास्टी होती है वो खत्म हो जाती है। ये थियरी पहले प्रेस करने वाला जो हिस्टोरियन, उसका नाम इब्न खालदून है। और उसने उसने लिखा था कि जब एक एम्पायर खड़ा हो जाता है, समझो बाबर का एम्पायर है, बाबर के एम्पायर, बाबर का जो डायनास्टी थी, उसका 19वां 20वां जो वारिस है, वो आज कोलकाता में भजिया तल के बेच रहा है। एक जमाने में तो वो तो बादशाह थे। तो इब्न खालदून बोलता है कि जो जो एम्पायर खड़ा करता है, उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी, जनरेशन, उसको जमीन दोस्त कर देती है। राहुल गांधी चौथे जनरेशन में है, समझते हो आप? राहुल गांधी चौथे जनरेशन में है। उसका उन्होंने बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन भी किया है कि जब एक नया एम्पायर खड़ा होता है, बाबर जब इंडिया पर, हिंदुस्तान पर चाल करके आया था, तो उसके साथ तो 2000 लोग फिर कन्वर्ट किए, वो बात अलग है। लेकिन जो उसके साथ आए थे, वो उससे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, उसके लिए मरने के लिए राजी थे, और उनके लिए बाबर भी मरने के लिए तैयार था। तो उसको ब्रदरहुड बोलते हैं। वो अरेबिया में उसको असाबिया बोलते हैं, यानी ब्रदरहुड। तो उनमें जो लीडर होते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो कैप्टन होता है, 11 लोगों का एक लीडर होता है, उसको हम कैप्टन बोलते हैं। लेकिन कैप्टन को भी खेलना पड़ता है, बैटिंग करनी पड़ती है, फील्डिंग करनी पड़ती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो करता है और उनसे बात करता है, हाँ भाई इसको बॉलिंग दे, इसको ओपनिंग बैटिंग दे। ये फाइनल डिसीजन कौन करता है? कैप्टन करता है। तो वो फर्स्ट अमंग द इक्वल होता है। तो जो एम्पायर खड़ा करने वाला जो पहला होता है, जो बादशाह या राजा बनता है, वो तो फर्स्ट अमंग द इक्वल इस बादशाह होता है, लेकिन वो अपने सब साथियों का रिस्पेक्ट करता है और बाकी के सरदार बन जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जब आती है, तब बाप सरदार था इसलिए मैं सरदार हूं, और बाप सरदार इसलिए था कि ये राजा था या बादशाह था। और दूसरी जनरेशन जो होती है, वो दूसरी जनरेशन बाप ने की हुई लड़ाई देखी हुई होती है, कितनी मेहनत बाप करता है, ये सरदार हो या राजा हो, उसको बेटों ने देखी होती है। लेकिन थर्ड जनरेशन होती है, उनको अजीब लगता है अपना दादा लड़ा क्यों, किस लिए? अरे हमारे जवान थे, सैनिक थे, वॉरियर, उनको भेजना था, खुद बाप राजा होकर क्यों लड़ा? तो लड़ने से ही राजा बना, ये उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि मैं उसका पोता हूं, इसलिए मैं उसका डायनास्ट हूं, इसलिए मेरी क्वालिटी ही है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। वहां से लड़ने की ताकत कम होते जाती है, और क्या बोलते हैं उसको, भाड़ोत्री उनको लड़ने वाले इकट्ठा करने पड़ते हैं, और यहां से किसी भी एम्पायर की लास्ट जनरेशन शुरू हो जाती। क्योंकि जो पोता होता है, थर्ड या फोर्थ जनरेशन का, ऐसा कोई होता है कि उसको अपने दादा की जो हिम्मत है, उसकी ही शर्म लगती है। वो अपने सरदारों की जो थर्ड फोर्थ जनरेशन होती है, उनको भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते। राहुल गांधी अपने बुजुर्ग पार्टी में है, उनसे कैसे बर्ताव करता है देखो, तो आपको पता चलेगा इब्न खालदून क्या बोल रहा है। तो ये जिसने पूछा सवाल, तो खालदून का ये मामला है। खालदून हिस्ट्री कैसे बनती है उसके बारे में उन्होंने गाइड किया, मार्गदर्शन किया। भाव, आखिरी सवाल इस पूरे सेशन का, मोदी जी की दाढ़ी के पीछे क्या राज है? नहीं, दाढ़ी के पीछे देख, अभी के पर्सनल मोदी तो डिसीजन है, दाढ़ी बट के, ऐसा माना जाता है कि, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वैसे तो पर्सनल डिसीजन है, वो कुछ भी रखें, बट
ऐसा लोग बात करते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा मानता। देखिए उनका, वो तो 77 में 75 में इमरजेंसी थी, तब राजनारायण नाम के नेता थे, उन्होंने तय किया था कि इंदिरा को हराऊंगा तभी ही शेविंग करूंगा, तो उन्होंने दाढ़ी रखी। तो मोदी वैसे नहीं है। अब जो लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग था, तो शायद शेविंग करने वाला, बाल काटने वाला भी नजदीक आए तो नहीं आना चाहिए, इसलिए वो बढ़ते गए बाड़ी दाढ़ी, इसके उससे और कोई ज्यादा बड़ी बात है ऐसा मैं नहीं मानता। कि मीडिया में या सोशल मीडिया पे हर जगह उनकी दाढ़ी की बात ज़रूर होती है कि भई शायद कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा है जिसकी वज़ह से वो नहीं करवा रहे हैं। बट ये नहीं बिल्कुल नहीं लॉजिकल नहीं, है कि मैं उन्होंने शायद कोरोना के ये टाइम पे कोई पास ना आए। लॉकडाउन के समय ही दाढ़ी बढ़ी है, आपको मालूम। बाला साहब जी। ठाकरे की बात वैसी थी ना, वो तो दाढ़ी हमेशा करते थे, हर दिन करते थे, लेकिन एक दिन उनको वो काट दिया तो ब्लड आ गया, तो उसके बाद 8 दिन 10 दिन उनको शेविंग करने का मौका नहीं मिला, तो बाद में बोले अरे दाढ़ी अच्छी दिखती तो रहने दो, इसलिए उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी, तो कोई स्टाइल वगैरह नहीं था। तो इनका भी वैसा ही है, मैं नहीं मानता कि उन्होंने दाढ़ी शो के लिए और कोई संकल्प के लिए रखी है, ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। वो इस ढंग का, मोदी इस ढंग के है ही नहीं, वो जमीनी जमीनी नेता है, तो उसी ढंग से सोचते हैं, उसी ढंग से चलते हैं। तो आज आज उनका संकल्प मुझे इतना ही लगता है कि अगर 75 एक कट ऑफ लाइन उन्होंने रखी है, 75 ईयर्स, तो उनको मालूम है कि 2025 के बाद उनको भी जाना पड़ेगा, उनका ही रूल है, तो वहां तक कम से कम 2-3 मोदी खड़े होने चाहिए, ये उनका संकल्प है। दाढ़ी बढ़ाना ये संकल्प नहीं होता। मोदी बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, और वो अपने कपड़े, अपना दिखावा, इसके लिए बहुत कॉशियस आदमी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मोदी और हिंदुइज्म का क्या फ्यूचर होगा अगर हम लॉन्ग टर्म की सोचे तो? नहीं, मोदी जो लीडरशिप बना रहे हैं उसका दुनिया भर में हिंदुइज्म जाने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अब देखिए आप कि सऊदी अरेबिया से लेकर जापान तक का इलाका मोदी कवर कर रहे हैं उनके फॉरेन पॉलिसी में, और आरएसएस का जो अखंड भारत का जो नक्शा है वो आप देखें तो वह सब इलाका मोदी के फॉरेन पॉलिसी के बैकग्राउंड पर आप देखिए, तो आपको पता चले कि हिंदुइज्म कहाँ जा रहा है। तो जी, उनके दुनिया लॉन्ग टर्म जितने प्लानिंग में है। जितने एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों को इंडेक्स ऑफ सेटिस्फैक्शन की नजदीक आना पड़ेगा। जो मोदी जी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, वो आइडिया मोदी को देने वाले अनिल बोकिल नाम के एक बड़े लोग, इंसान है, उन्होंने मुझे बताया था, उनको यूरोपियन कंट्री में बुलाया जाता है और उनका मार्गदर्शन लिया जाता है कि यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सब कुछ है, तो फिर हम खुश क्यों नहीं है, वेयर इज आवर हैप्पीनेस, ये इनकी समस्या है। तो हैप्पीनेस चीजों से नहीं आता है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हिंदुइज्म ही आपको स्टेट ऑफ माइंड में ला सकता है, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते दुनिया को हिंदुइज्म की तरफ आना ही पड़ेगा। जूलिया रॉबर्ट्स ना उनका नाम है, जो वाराणसी में जी, आई और हीरोइन। हिंदू हिंदू हुई थी, तो उनकी इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो बोली कि मेरे पास क्या नहीं था, जब मैं सोचती गई कि सब कुछ है, तो मैं हमेशा क्यों रोती रहती हूँ, अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ। तो वो किसी फिल्म के शूटिंग के लिए आई थी, और उन्होंने वाराणसी में कुछ भिखारी देखे,
तो मिलता है वही खाकर भी भगवान का नाम लेते बैठ गए। तो बोली मैं घंटों उनको ऑब्जर्व करते रही, मेरी समझ नहीं आ रहा था ये फेंका हुआ खाकर भी ये लोग खुश क्यों रहते। तो जितनी सोचती गई तो मैंने समझा कि ये हिंदू है इसलिए लड़ नहीं रहे, मिला उस पर खुश हो रहे, क्योंकि उनको खुश होना है। जिंदगी में अगर कुछ कमाना है तो सेटिस्फैक्शन कमाना है, वो मैं वाराणसी में समझ गई और इसलिए मैं हिंदू रही। बाकी कितना भी कमाओ उससे कुछ होने वाला नहीं, ये समझ गया, इसलिए मैं हिंदू हो रही। तो हिंदुइज्म दुनिया भर जाएगा, उसको कोई मार नहीं सकता। और इकबाल में भी लिखा है ना, इकबाल की जो सारे जहां से अच्छा, उसमें 2 लाइनें हैं ना कि मिस्र और यूनान और ये सब खत्म हो गए, हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। ये इकबाल ने लिखा है, एक मुस्लिम ने लिखा है कि हिंदू कल्चर ऐसा है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी यूनान, मिस्र, रोमन सब संस्कृतियां, कल्चर्स खत्म हो गए, लेकिन उनसे भी पहले की जो हिंदू कल्चर है वो इतने जो एग्रेशन है वो हजम करके भी आज भी कायम है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी जो है वो इनबिल्ट, कोई धक्का नहीं लगा सकता। और यही खासियत है हिंदू।